हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी फॉर यूपीएससी। हमने पिछले क्लास में एथिक्स के 25 कीवर्ड्स देखे थे। अब हम अगले 25 कीवर्ड्स इस क्लास में देखेंगे। हमने पिछले क्लास में देखा था कि कीवर्ड्स को कैसे हम आंसर में यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग कीवर्ड्स का मीनिंग क्या है और वो कीवर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट है। तो कुछ कीवर्ड्स जो थे पिछले बार के, वो निष्काम कर्मा, ब्यूरोपैथोलॉजी, सिलो मेंटालिटी, कॉलोनियल लीगेसी, ये सारे थे। ये सारा कुछ हमने देख लिया है। अब हम अगले 25 कीवर्ड्स देखेंगे। तो पहला कीवर्ड है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। अब ये काफ़ी कीवर्ड्स जो ऐसे हैं जो बहुत सिंपल लगेंगे, पर एग्ज़ाम कंडीशंस में वो क्वेश्चन देखने के बाद आपको ये सिंपल चीज़ें भी नहीं याद याद आती हैं। तो अगर आपको ये 50 कीवर्ड्स दिमाग में होंगे बिल्कुल रटे हुए, तो आप तुरंत तुरंत आंसर कर पाएंगे। और ये जो मैंने कीवर्ड्स लिए हैं, इनमें मैक्सिमम कीवर्ड्स वो हैं जो सिलेबस में नहीं हैं। मतलब सिलेबस में जो ऑलरेडी कीवर्ड्स मेंशन्ड है, जैसे इंटीग्रिटी, एम्पैथी, कंपैशन, ये सारे कीवर्ड्स मैंने इसमें नहीं लिखे हैं ताकि रेपिटिशन ना हो। तो अगर हम सिलेबस का भी कीवर्ड्स इंक्लूड कर दें तो लगभग लगभग 100 कीवर्ड्स हो जाते हैं। ये 50 कीवर्ड्स अलग से और सिलेबस के कीवर्ड्स अलग से। तो वो कीवर्ड्स हमने इसमें नहीं लिया। सिलेबस के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। कुछ और डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम कीवर्ड्स पर आते हैं। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। तो कहीं पे भी जब क्वेश्चन ऐसा हो कि सोसाइटी डिग्रेड हो रही है, सोशल फैब्रिक खराब हो रहा है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो उसमें ये कीवर्ड यूज़ हो सकता है। या कहीं पे भी एक सिविल सर्वेंट कैसे इंटीग्रिटी के साथ काम कर सकता है या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो उसमें रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी आ सकती है। तो सोचने के लिए आप बहुत सारे क्वेश्चंस में इस कीवर्ड्स का यूज़ सोच सकते हैं। वो आपके क्रिएटिविटी पर है और हम ये सीखेंगे भी आगे जब आने वाले क्वेश्चंस में। अगला कीवर्ड है ट्रस्ट बिल्डिंग। ट्रस्ट बिल्डिंग वहाँ काम आती है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना होता है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है या शौचालय बनवाने का अभियान है। तो यहाँ पे पब्लिक के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गवर्नमेंट का। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ऐसे कीवर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये कीवर्ड्स यूनिवर्सल कीवर्ड्स हैं। आप क्वेश्चन के हिसाब से इसे फिट कीजिए। क्वेश्चन के हिसाब से कीवर्ड्स मत सीखिए। ये 50 कीवर्ड्स अपने अपने पास रखिए, अपने बैग में रखिए और जहाँ पे भी आपको लगे किसी क्वेश्चन में कि कौन सा कीवर्ड यूज़ हो सकता है, तो उसे यूज़ कीजिए। ये एक लिस्ट है कीवर्ड्स की जिसको आपको याद रखना है। ट्रस्ट बिल्डिंग। उसके बाद आती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में काम आ सकती है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, कॉर्पोरेट में काफ़ी प्रॉफ़िट होता है। तो क्यों सीएसआर बनना चाहिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2% जो प्रॉफ़िट होता है उसका, या किसी भी तरह का चैरिटी क्यों करना चाहिए? क्योंकि कॉर्पोरेट की या कैपिटलिस्ट की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की तरफ, या हम सब की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की तरफ। हम कुछ भी कमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सोसाइटी का उसमें रोल है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए कि सोसाइटी को मिलकर आगे बढ़ाना है या कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी, तो वहाँ ये कीवर्ड यूज़ हो सकता है। सिमिलरली वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट। अब कोई सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ पे आपको कोई डिसीजन लेना हो, क्वेश्चन होगा जहाँ आपको इम्प्रूव करने के लिए या प्रॉब्लम सॉर्ट करने के लिए डिसीजन लेना होगा और उनमें 2 वैल्यू क्लैश कर रहे होंगे और दोनों वैल्यू आपके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होगी, तो आप कैसे डिसीजन लेंगे? तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि दिस क्वेश्चन इज़ अ मैटर ऑफ वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट। या कौन से वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। या फिर अगर आपको सॉल्यूशंस में लिखना है किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कि किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है, कोई भी क्वेश्चन आए जहाँ सिचुएशन हैंडल करने की बात की जा रही है, तो आप सॉल्यूशन में लिख सकते हैं कि वन ऑफ द वेज इज टू रिजॉल्व द वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट। सिमिलरली एथिकल डायलेमा। तो अब जैसे एक क्वेश्चन है कि रूल बेस्ड वर्सेस रोल बेस्ड सिविल सर्वेंट्स कैसे होने चाहिए, तो आंसर होना चाहिए इसका रूल बेस्ड होने चाहिए। तो रूल बेस्ड नहीं, रोल बेस्ड होने चाहिए। तो रोल बेस्ड क्यों होने चाहिए? क्योंकि एक्चुअली में हमारा जो एंड गोल है वो तो यही है कि हमारा रोल पूरा होना चाहिए। रूल तो बस एक मीन्स है एंड तक पहुंचने का, पर रोल तो वो है पब्लिक की सर्विस करनी, एडमिनिस्ट्रेशन सही से करना। तो मेन है हम लोग को सर्व करना पब्लिक को। तो वो रोल बेस्ड सिविल सर्वेंट्स होने चाहिए।
और क्यों सिविल सर्वेंट्स रोल बेस्ड होने चाहिए? क्योंकि रूल बेस्ड सिविल सर्वेंट्स एथिकल डायलेमा को सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन रोल बेस्ड कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक कीवर्ड यूज हो गया कि क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो एथिकल डायलेमा को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम इन कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चंस नहीं लेंगे, अब हम बस मतलब समझते जाएंगे, और जब आगे क्लासेस में क्वेश्चन पिक करेंगे तो इन कीवर्ड्स का यूज करके आंसर लिखना सीखेंगे। एल्ट्रुइज्म, एल्ट्रुइज्म का मतलब होता है कि बिना किसी सेल्फिश रीजन के लोगों के लिए कुछ करना। सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग पर्सनल गेन। तो यही तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है। तो आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। या अगर किसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, नेल्सन मंडेला का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो वहाँ पे आप इस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं कि उनका बिहेवियर कैसा था, उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी। तो अल्ट्रिस्टिक पर्सनैलिटी थी उनकी। अब नेक्स्ट कीवर्ड है सिटीजन सेंट्रिसिटी। तो सिटीजन सेंट्रिसिटी का मतलब होता है कि हमारा जो भी गोल होगा एज अ सिविल सर्वेंट, वो एट द एंड ऑफ द डे सिटीजन सेंट्रिक होगा। वहाँ पे जो रूल्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, उनका एट द एंड ऑफ द डे गोल ये होगा कि सिटीजन की भलाई के लिए हो। इसीलिए तो हमने सिटीजन चार्टर लाया, ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन सिटीजन सेंट्रिक हो सके। प्लेसिंग सिटीजन्स नीड्स एंड वेलफेयर एट द सेंटर ऑफ गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये हुई ग्राउंड लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन, जहां आप सिटीजन की नीड्स को देख रहे हैं। आप टॉप डाउन नहीं, बॉटम अप अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। एक कीवर्ड ऐसे ये भी हो सकता है, टॉप डाउन वर्सेस बॉटम अप। तो सिटीजन सेंट्रिसिटी का मतलब हुआ कि आप बॉटम अप अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, वो अप्रोच फॉलो कर रहे हैं जिसमें सिटीजन्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, या डायरेक्टली वो जो आपका काम है वो बस पेपर पे रूल्स को फॉलो करने के लिए या पॉलिसीज को फॉलो करने के लिए नहीं है, एक्चुअल में चेंज क्रिएट करने के लिए। उसके बाद विसल ब्लोइंग आता है। विसल ब्लोइंग का मतलब कि आप कहीं पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही है, तो आप उसके बारे में बता दें मीडिया को या कहीं बाहर पे। एक्सपोजिंग अनएथिकल और इलीगल एक्टिविटीज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप किसी कंपनी में मान लीजिए काम कर रहे हैं, और वो कंपनी इन्वायरमेंटली हैजार्डस सब्सटेंसेस रिलीज कर रही है, तो एक प्रॉब्लम तो ये है उसके बारे में बताने में कि आपकी जॉब चली जाएगी। तो आपको क्या करना चाहिए उस कंडीशन में? तो उस कंडीशन में जब आप, अगर मान लीजिए नहीं लिखा कि जॉब चली जाए या कुछ भी, बस इन जनरल लिखा कि आप क्या कर सकते हैं, तो एक अप्रोच में आप किसी 3-4 अप्रोचेज आप लिखेंगे, तो उसमें किसी एक अप्रोच में विशल ब्लोइंग भी लिख सकते हैं कि हम विसल ब्लो कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। इसका कौन ये है कि जॉब जा सकती है और शायद प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट होगा, पर एक पॉइंट तो आप लिख ही सकते हैं इस कीवर्ड का यूज़ करके, मोरल करेज। तो वहीं पे जहाँ विसल ब्लोइंग कर रहे हैं हम, उसको करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? मोरल करेज। तो जो आप विसल ब्लोइंग का एग्जाम्पल लिखेंगे या पॉइंट लिखेंगे, वो आप लिख सकते हैं कि ये सब कौन सा है, लेकिन अगर उस एम्प्लॉय के पास इनफ मोरल करेज है तो वो इस स्टेप के साथ आगे बढ़ सकता है। या आप कहीं और भी मोरल करेज कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इन कीवर्ड्स का यूज़ कैसे करना है ये हम और बेहतर तरीके से आगे के वीडियोस में देखेंगे, जहां हम क्वेश्चंस को लेंगे। उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस। किसी भी तरीके के क्वेश्चन में, अगर पर्सनल लेवल पे कोई क्वेश्चन है या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्वेश्चन है, किसी भी लेवल पे क्वेश्चन है, तो आप सजेशंस में लिख सकते हैं कि बाय इम्प्रूविंग सेल्फ अवेयरनेस द होल डिपार्टमेंट कैन इम्प्रूव, ऑल सिचुएशन कैन इम्प्रूव, या कुछ भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या प्रॉब्लम है, या कहीं पे भी क्या प्रॉब्लम है, या कहीं सोल्यूशन देना है, तो आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक यूज़ कर सकते हैं कि एक वो इन्वायरमेंट किसी भी कॉरपोरेट का, या इन जनरल किसी गवर्नमेंट ऑफिस का, या किसी भी डिपार्टमेंट का बेहतर हो सकता है अगर फीडबैक मैकेनिज्म कंस्ट्रक्टिव हो। तो ये एक सोल्यूशन हो गया इस तरह के क्वेश्चंस में, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस के एडमिनिस्ट्रेशन के सुधार की बात की जा रही हो। देखिए, ये कीवर्ड्स जो हैं, इनका यूज़ बहुत सारे क्वेश्चन से बहुत सारे तरीके से हो सकता है। ये एक क्रिएटिव आर्ट है जो धीरे-धीरे आंसर लिखने से बच्चा सीखता है। तो जब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो और बेटर तरीके से सीख पाएँगे। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मतलब ये होता है कि जो आप फीडबैक दे रहे हैं किसी को,
वो बोनाफाइड इंटेंशन से दे रहे हैं, बुरी नीयत से नहीं दे रहे बल्कि अच्छी नीयत से दे रहे हैं, सही कंस्ट्रक्टिव है वो चीज़, इम्प्रूव करवाने के मकसद से। पर्सपेक्टिव टेकिंग का मतलब होता है कि कोई और किसी और ने कुछ किया, अब आपने उसे जज कर लिया अपने हिसाब से, पर उसका क्या पर्सपेक्टिव था, उसने क्यों ऐसा किया। ये एम्पैथी का एक फॉर्म है कि आप समझने की कोशिश कर रहे हैं किसी और की पर्सपेक्टिव, किसी और का व्यू पॉइंट कि उसने ऐसा क्यों किया। ये सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ हो सकती है। अगर क्वेश्चन आए कि सोशल फैब्रिक बहुत बिगड़ रहा है, रिलेशंस खराब हो रहे हैं, फैमिली टूट रही है, तो आप क्या सोल्यूशन है इसका, तो आप पर्सपेक्टिव टेकिंग एक पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड है कंटेक्चुअल सेंसिटिविटी। इसका मतलब हुआ कि हर सिचुएशन को एक तरह से नहीं देखना, अलग अलग सिचुएशन को अलग अलग तरीके से देखना और उस हिसाब से अपनी सेंसिटिविटी बिल्ड करनी। कि अगर कोई एक इंसान है जो वेल ऑफ है और उसके पास राशन कार्ड नहीं है, भले वो राशन कार्ड डिजर्व करता है लेकिन वो बनवा सकता था पर उसने बनवाया नहीं और उसे इंस्टेंट नीड नहीं है फ्री एड की, तो आप वहाँ पे उसे नहीं भी दे सकते हैं फ्री एड। पर वो जो ओल्ड लेडी वाला केस था जहाँ पे उसके पास आधार कार्ड या राशन कार्ड नहीं है पर उसे इंस्टेंट नीड है एड की, तो आपको वहाँ पे देना है उसे एड, आपको उसे खाना प्रोवाइड करना है। तो ये कंटेक्स्ट बेस्ड सेंसिटिविटी है, कंटेक्चुअल सेंसिटिविटी। रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है कि अगर किसी ने आपके लिए कुछ किया तो आप भी उसके लिए वापस कुछ करो, या किसी भी सेंस में वापस रेसिप्रोकेट करना, वापस उसी चीज़ को करना, या किसी भी फॉर्म में उस फेवर को रिटर्न करना, या जो भी उसने किया अगर कुछ बुरा किया तो उस बुराई को रिटर्न करना, ये हुआ रेसिप्रोसिटी। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रिस्पेक्ट, काइंडनेस और बेनिफिट्स इन रिलेशनशिप्स। ये निगेटिव सेंस में भी हो सकता है कि अगर आपने कुछ निगेटिव किया किसी के साथ और उसने किसी के साथ और उसने वापस आपके साथ निगेटिव किया, तो भी एक तरीके का रेसिप्रोसिटी है। तो किस तरह से आप पब्लिक की हेल्प ले सकते हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो आप उनके लिए कुछ कीजिए, पब्लिक आपके लिए कुछ करेगी, या आपस में रिलेशंस में आप किसी के लिए कुछ कीजिए, वो आपके लिए कुछ करेंगे, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ काइंडनेस, आउट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि कैसे इंप्रूव की जा सकती है चीज़ों को, तो रेसिप्रोसिटी का अप्रोच एक अप्रोच हो सकता है। मोरल इंट्यूशन, मोरल इंट्यूशन का मतलब है जब आप बहुत ज़्यादा एथिकल डिसीजन ले चुके होते हैं, बहुत इस तरह की चीज़ों से गुजर चुके होते हैं, तो आपको एक इंट्यूशन बिल्ड हो जाती है कि क्या यहाँ पे क्या मोरल है, क्या इमोरल है। सर्वेंट लीडरशिप, आप लीडर तो हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप लीडर हैं, पर आप इस बात को समझ रहे हैं कि आपकी जो लीडरशिप है वो सर्विस के लिए है, लोगों को सर्व करने के लिए है, ना कि एलिटिसिज्म है। एथिकल रिस्क मैनेजमेंट, एथिकल रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ 2-3 तरीके के एथिकल डायलेमास हैं, 2-3 तरीके के प्रॉब्लम्स है और सब में कुछ ना कुछ एथिकल कंसर्न्स है, तो वहाँ पे आप किस तरह से चीज़ों को बैलेंस करेंगे, किस तरह से मिडिल पाथ को लेंगे और रिस्क को मिनिमाइज़ करेंगे। तो आप जब ऐसी कोई सिचुएशन आए, ऐसा कोई क्वेश्चन आए, जहाँ पे वैल्यू कन्फ्लिक्टिंग हो, एक डिसीजन लेने से दूसरा वैल्यू कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा हो, दूसरा डिसीजन लेने से पहला वैल्यू कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा हो, तो आप वहाँ पे सॉल्यूशन के फॉर्म में लिख सकते हैं कि हियर एथिकल रिस्क मैनेजमेंट इज़ नीडेड। उसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर इस कीवर्ड को आप लिख सकते हैं। उसके बाद है उबुंटू। ये एक अफ्रीकन फिलॉसफी है जिसका मतलब होता है कि मैं तभी हूँ जब सोसाइटी है। मेरा जो अस्तित्व है, मेरी जो एग्जिस्टेंस है वो सोसाइटी के होने से है। सोसाइटी अगर वेल-बीइंग होगी सोसाइटी की, सोसाइटी अगर ठीक से रहेगी तो ही मैं ठीक से रह सकता हूँ। अफ्रीकन फिलॉसफी एम्फसाइजिंग कम्युनिटी, कंपैशन एंड शेयर्ड ह्यूमैनिटी। शेयर्ड ह्यूमैनिटी, इसका मतलब है कि हम साथ में ही खुश रह सकते हैं। अगर सोसाइटी खराब है, पूरी सोसाइटी गंदी है, तो मेरा खुद का घर साफ रहकर भी कुछ नहीं होगा। यूडेमोनिया, यूडेमोनिया का मतलब है कि आप तब अच्छे से लाइफ जी सकते हैं जब आप एक वर्चुअस लाइफ जिए, एक ऐसी लाइफ जो वर्च्यू ड्रिवन हो, वैल्यू ड्रिवन हो। ये अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है। इसका आता है स्टोइक रेजिलियंस। स्टोइसिज्म का बेसिक मतलब होता है कि आप ये समझें कि जो मेरे कंट्रोल में है उस चीज़ को मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा, उसके पीछे काम करूँगा, लेकिन जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसे मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। जैसे कि बाहर का मौसम, अगर बारिश होने लगती है, मुझे काम पे जाना है और उस वजह से मैं नहीं जा पा रहा या अब दिक्कत हो रही है,
तो मैं बारिश को कुछ नहीं बोलूँगा कि मौसम कैसा ख़राब हो गया ये वो। मैं मान लूँगा कि ये चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में बस इतना है कि मैं कैसे इस सिचुएशन को नेविगेट करूँ। तो ये हुआ स्टोइक रेज़िलियंस, काम एंड्योरेंस ऑफ हार्डशिप थ्रू रैशनल सेल्फ कंट्रोल। जो चीज़ कंट्रोल में है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करना, पर जो कंट्रोल के बाहर है, उसके वजह से स्ट्रेस नहीं लेना, उसके वजह से परेशान नहीं होना, काम रहना। अहिंसा, ये गांधी जी का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि नॉन वायलेंस करें फिजिकल फॉर्म में, इसका मतलब है कि सोच में भी हमारे वायलेंस नहीं होनी चाहिए, हमारे शब्दों में भी वायलेंस नहीं होनी चाहिए और हमारे एक्शन में भी वायलेंस नहीं होनी चाहिए। नॉन वायलेंस इन थॉट, वर्ड एंड एक्शन। लोक संग्रह, ये गीता का कॉन्सेप्ट है, भगवत गीता का कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब होता है कि कलेक्टिव वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए काम करना। ये कीवर्ड आप बहुत ही ज़्यादा जगह काम कर सकते हैं, सिटीजन के लिए भी और एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए भी। अगर पब्लिक के ऊपर क्वेश्चन आए या आपके अपने ऊपर क्वेश्चन आए, इंडिविजुअल लेवल पे या एडमिनिस्ट्रेटर के लेवल पे, कहीं पे भी आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है वर्किंग फॉर द कलेक्टिव वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। 3 कीवर्ड्स और बचे। तो अब एक कीवर्ड है दाओ या ताओ। इसका मतलब है नेचर के साथ सिंक में जीना, जिस तरह से जो नेचुरल फ्लो है चीज़ों की, जो चीज़ जिस हार्मनी में बह रही है, जिस तरीके से जा रही है, उसी तरीके से अपने लाइफ को भी मेंटेन करना, उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करना। इसको तोड़ने की कोशिश करने से सुनामी आती है, अर्थक्वेक आता है, इसके बाद क्लाइमेट चेंज होना, या सोसाइटी अगर एक पर्टिकुलर तरीके से बढ़ रही है, सही तरीके से, लेकिन आप उसमें बैंक रॉबरी कर देते हैं, सिस्टम को तोड़ते हैं। यहाँ पे सिस्टम नेचुरल ऑर्डर है। नेचुरल ऑर्डर का मतलब चीज़ें जैसे नेचुरली फ्लो कर रही हैं, सही तरीके से, नेचर के तरीके से, सिंक में, हार्मनी में। उसके बाद आता है सत्याग्रह, ये भी गांधी जी का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन ट्रुथ, कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसको रेजिस्ट करेंगे, लेकिन नॉन वायलेंटली। आप ये मानेंगे कि जो डीड है, जो काम है, वो बुरा है, काम करने वाला नहीं, और आप उस काम को रेजिस्ट करेंगे, पर नॉन वायलेंटली। फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी का मतलब ब्रदरहुड, मिलजुल कर रहना, सोशल हार्मनी में रहना। तो ये वो कीवर्ड्स है जो आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। तो 50 कीवर्ड्स हो गए यहाँ पे, लगभग 50 कीवर्ड्स सिलेबस से मिल जाएंगे, तो 100 कीवर्ड्स हो गए। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे एथिक्स के मेंस में, उन सब क्वेश्चन में आप इन 100 कीवर्ड्स को यूज़ करके जब आंसर लिखेंगे, तो आपका एक आंसर, आपके आंसर्स डाइवर्स भी होंगे, सारे कीवर्ड्स भी यूज़ हो जाएंगे, कीवर्ड्स बार बार रिपीट नहीं होंगे, कुछ कीवर्ड्स ऑफ कोर्स रिपीट होंगे, पर आंसर्स डाइवर्स होंगे और कीवर्ड्स कम बार रिपीट होंगे, डाइवर्सिटी के साथ प्रेजेंट होंगे, और आपका आंसर काफ़ी रिच लगेगा। इसके अलावा, कीवर्ड्स के अलावा, हमें एग्जाम्पल्स चाहिए, केस स्टडीज़ चाहिए और कुछ मॉडल्स चाहिए, तो वो सब हम आगे पढ़ेंगे। और इसके बाद का जो वीडियो होगा, उसमें हम इन कीवर्ड्स का और सिलेबस में जो कीवर्ड्स दिए हैं, उन कीवर्ड्स का यूज़ करके आंसर लिखना सीखेंगे। तो लगभग 100 कीवर्ड्स होंगे हमारे पास, और उन कीवर्ड्स को कैसे यूज़ करेंगे, किस क्वेश्चन में, किस तरह के क्वेश्चन में कैसे कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, वो सीखेंगे। उसके बाद के वीडियो में हम ये देखेंगे कि कोड बेस्ड आंसर्स कैसे लिखते हैं और केस स्टडीज़ का कैसे लिखते हैं, और उसके बाद हम एथिक्स की क्लासेस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।